नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। दिल्ली से कोलकाता तक सर्दी कड़ाके की हो रही है, ठंड बहुत हो रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन है, कोलकाता में पॉलिटिकल पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन दिल्ली की सर्दी अभी बनी रहेगी क्या? कोलकाता की सर्दी राजनीतिक गर्मी के साथ कैसे बढ़ेगी, कैसे कम होगी? राजनीतिक गर्मी कैसे बढ़ रही है? अभी तो ईडी का जो छापा पड़ा आईपैक पर, उसको लेकर हंगामा हो रहा है। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो बिल्कुल फाइटर की तरह से लगी हुई हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी लड़ाई को और मजबूत कर रही है दिन पर दिन। तो यहाँ दिल्ली में बैठकर बातें करने से क्या फायदा? इसलिए हमने कहा कि जो कोलकाता को, जो पश्चिम बंगाल की जमीन को, हुगली को, गंगा सागर को, मुर्शिदाबाद को, सबको बारीकी से गंभीरता से समझता हूँ। लेफ्ट को, राइट को, बीजेपी को, ममता बनर्जी को बहुत करीब से जिन्होंने देखा है, हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई जयंत घोषाल साहब के साथ बात कर दें ताकि बात ठीक ठीक से हो। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको हम इसलिए परेशान नमस्कार। करते हैं कि बात सही सही पहुंचे। दिल्ली में बैठ के तो कुछ भी बातें बना लेते हैं हम लोग। हमने कहा बहुत हंगामा हो रहा है, सुना है कोलकाता में। बहुत। और वो सुखद नहीं है। मैं तो बहुत दुखी हूं, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब चुनाव में हर इंसान का, हर वोटर का जो अपना मैंडेट है वो तो हमको देना है, सब लोग देंगे। लेकिन ये जो कटुता, ये जो एकदम तू मैं जो राजनीति, ये मुझे शुरू से ही अच्छा नहीं लगता है। लेकिन विजय जी, मैं सबसे पहले एक चीज कहूंगा कि भाजपा इस समय, पहले आपको मानना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा कहाँ था और आज कहाँ पहुंचे हैं। ये जो ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ, मैं तो मैथमेटिशियन नहीं हूं, तो ग्राफिकली अगर इसको कोई कोई अगर देखे, मैं ये तो कह सकता हूं कि 3 एमएलए था और आज 77। और इतना एमएलए के होने के कारण राज्यसभा में भी भाजपा जो कभी नहीं कर पा रहा था, एक मेंबर को भेजा है। मुझे अभी भी, आप भी उस समय बीजेपी कवर करते थे, मुझे बाज बाज वो पुराने दिन याद आ जाता है। मैं आपको कहूंगा कि कैलकाटा कॉरपोरेशन में काउंसिलर, जिसको हम लोग कहते हैं कमिश्नर, काउंसिलर जो भी है, वो 2 सीट में जीता था। और पूरी बंगाल में बीजेपी नहीं है। और आडवाणी जी उस समय पार्टी का वो देखते थे, तो एक स्टेटमेंट दिल्ली से इशू किया था, पार्टी सेंटर हेडक्वार्टर से, कि भाजपा बंगाल में भी खाता खोला है। दो तो ये काउंसिलर। जो 2 काउंसिलर होने से और गुलाल लेके कलकत्ता में भाजपा का, हाँ, लेकिन वो भी बंगाल में उस समय बड़ा बाजार, जो मड़वारी, गुजराती, हिंदी भाषी, रेस्ट्रिक्टेड टू दैट एरिया। तो वो पुराने बातें छोड़िए, अभी इस समय मोदी जी, अमित शाह जी, मुझे अमित शाह जी ने खुद मुझे बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोले थे, फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा, अध्यक्ष जी होने के बाद अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, अभी हिंदी हार्टलैंड का पार्टी से हमको पैन इंडियन पार्टी बनना है। तो पार्टी का अध्यक्ष जी का अनाउंसमेंट था, वो अशोका रोड का पुराना ऑफिस में था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, उसमें बताया था कि अगर जब तक हम कलकत्ता नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक हम गुवाहाटी में नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक हम साउथ में नहीं पहुंच, पैन इंडिया कैसे होंगे? तो देखिए, असम में जीत गए, फिर उसके बाद आगरतला। तो एक नेचुरल डेस्टिनेशन होता था। जो वाजपेयी जी ने मुझे कालका मेल में इंटरव्यू दिया था, बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव था चलते चलते, कि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सेक्रेटरी थे। और मुझे दुख इस बात की है कि हम बंगाल में जो जनसंघ का जो प्रतिष्ठाता है, जो स्थापक है, वहां हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो आज कम से कम, और अमित शाह जी ने जो कलकत्ता में आके बोले भी हैं, उनके साथ मैं सहमत हूं कि कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ बीजेपी, धीरे 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 धीरे, परसेंटेज ऑफ वोट, सीट के हिसाब से नहीं, इंपॉर्टेंट इज मोर परसेंटेज ऑफ वोट। तो हिंदू वोट में, जो हिंदू वोट, क्योंकि मुस्लिम 30% है लगभग, तो उसमें बीजेपी को दखल नहीं लेना है, लेकिन हिंदू वोट को और कंसोलिडेट करके ममता के जो वोट बैंक में है, हिंदू वोट बैंक, उसको खींच के बीजेपी को और लाना है। तो वो परसेंटेज का अगर स्विंग होता है तो भाजपा का फायदा होता है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन आज जो हो रहा है, जो आप पूछ रहे हैं आज के दिन में, पुराने बातें में हम नहीं, इसीलिए और नहीं जाना चाहता हूं, आज जो हो रहा है,
उसमें मुझे लग रहा है कि भाजपा ने मतलब एंटी इनकम्बेंसी ऑफ ममता अगर हम कहेंगे कि नहीं है तो गलत होगा। एंटी इनकम्बेंसी आफ्टर 15 इयर्स जैसे सीपीएम के 30 इयर्स के बाद हुआ था, ममता का 15 साल में वो एंटी इनकम्बेंसी है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी से ममता को उखाड़ के फेंकना मतलब टीएमसी को, ये तो बीजेपी का फर्ज बनता है। इसमें कोई दोष मैं नहीं देखता हूं, ये तो भाजपा का ऑपोजिशन का रोल ही ऐसी होना चाहिए। लेकिन उसमें जो स्ट्रैटेजी बंगाल के लिए क्या होना चाहिए बीजेपी का, उसमें मुझे ना कैविएट देना पड़ेगा। आज ईडी में जो छापा मारा और उसके बाद ममता बनर्जी का जो काउंटर स्ट्रैटेजी, काउंटर नैरेटिव, अब दिल्ली में बैठ के आप अगर चैनल देख के आपका 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वाजपेयी जी ने बोला था ना कि भूगोल और इतिहास, मैं आपको कह रहा हूं ये भी एक भूगोल है। जो 1500 किलोमीटर का जो भूगोल है वो उससे कितना कल्चरल डिफरेंस हो जाता है ये जियोग्राफिकल डिस्टेंस में। क्योंकि ममता बनर्जी ने क्या किया, देखिए ममता बनर्जी ने जब सीपीएम को मतलब चेंज किया उस समय ईडी नहीं था, उस समय इलेक्शन कमीशन, ममता के पेरी शास्त्री को मैंने इलेक्शन कमिश्नर देखा था कांग्रेस जमाने में, टीएन वहां से पीएन सेशन तक हम देखे हैं। तो इलेक्शन कमीशन इस कांग्रेस के साथ, उस समय कांग्रेस पावर में था और ममता बनर्जी अलग पार्टी क्यों बनाया, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने बोला था वाटरमेलन। वाटरमेलन मतलब अंदर में लाल है बाहर में ग्रीन है, कांग्रेसी जो है वो वाटरमेलन पॉलिटिक्स करता है। तो वो ममता तो एंटी दिल्ली था, एंटी कांग्रेस हाईकमांड था, एंटी सीताराम केसरी और प्रणब मुखर्जी, उस समय आपको याद होगा। तो उस समय नाइदर इलेक्शन कमीशन नॉर ईडी, तो वो एंटी सीपीएम लोगों को मन में जो डिसकॉन्टेंट, जो नाराजगी, और उसको आउटसाइडर कैपिटल करे, आम जनता को साथ में लेके लड़ाई करे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय वो आम जनता का सपोर्ट मुझे अभी भी याद है। सीताराम केसरी ने एआईसीसी सेशन में जब ममता को निकाला था, सोमेन मित्र पार्टी प्रेसिडेंट, नेताजी इंडोर में उसका कांग्रेस का सेशन हुआ और ममता का रास्ते में हुआ आउटडोर, और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इंडोर मैं आउटडोर। और वो आउटडोर पॉलिटिक्स आज तो नहीं होना चाहिए। आज तो ममता का रूलिंग पार्टी का हेड है, बीजेपी को मैं ये रोल जो ममता निभा रहे हैं बोथ ऑपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी, इसमें मैं हैरान हूं। भाजपा दिल्ली को भूल जाके, दिल्ली का काम करेगा, आपको स्ट्रैटेजी देगा, अच्छा है, डबल इंजन विंजन बोलने से उल्टा पड़ता है यहाँ, उसमें ममता कैंपेन करता है। देखो इसका मतलब जब तक तुम बीजेपी को वोट नहीं दोगे तब तक पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो ऑथोरिटेरियनिज्म, ये एंटी बंगाली है, इसीलिए ऐसे बातें करते हैं। उनको तो ये बोलना चाहिए था कि हम भाजपा है, ये टीएमसी है, ये हमारे खिलाफ है, लेकिन हम बंगाली के साथ है, बंगाल के साथ है, तो आम जनता के लिए हम अभी देंगे और वो हम आपको डेवलपमेंट के लिए हम रोकेगा नहीं, काम रोकेगा नहीं जब तक आप वोट देंगे तब। ये तो एक समहाउ इससे पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग, मेरा शब्द नहीं है, ममता का है। तो मेरा कहना है अगर मान लीजिए ईडी अगर इस समय नहीं जाते, हिंदुत्व का इशू ऐसे ही चल रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है और उसमें मुस्लिम पार्टी हो गया दो, तो मुस्लिम वोट स्प्लिट करने का बातचीत चल रहा था। अभी एसआईआर चल रहा है, एसआईआर को भी ममता ने ईसी इज इक्वल टू बीजेपी और ईडी इज इक्वल टू बीजेपी, ये दो हाथ है, एक ईडी और एक इलेक्शन कमीशन। और इसमें देखिए मैं तो नड्डा जी उस दिन कलकत्ता में था जिस दिन रेड हुआ था, मुझे बहुत लोगों को ध्यान नहीं है, किसी ने नोटिस नहीं किया, मैं पश्चिम बंगाल को ऑन लुकर हूं। अगर आप मुझे स्टालिन क्या कर रहे हैं तमिलनाडु में पूछेंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हमको पश्चिम बंगाल में दिलचस्पी भी है, ऑन लुकर है, बंगाली है, कलकत्ता में, इस समय कलकत्ता में हूं। तो मैं ध्यान से देखा नड्डा जी वो जो ईडी का इशू में कुछ बोला ही नहीं। इसका मतलब क्या, मोदी जी ने बोला नहीं, क्योंकि ईडी जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है,
इवन अमित शाह जी को भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दिन पहले सवाल किया गया था कि अभिषेक के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा ना हम ईडी को बोलते हैं कि इसके खिलाफ करो, ना मैं इसके कहता हूं कि इसके विड्रॉ कर लो, इन्वेस्टिगेट मत करो। ईडी का काम कर रहा है, सीबीआई का। तो इंस्टीट्यूशनल जो ऑटोनॉमी, यहां क्या हो रहा है, यहां बीजेपी के लीडर ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि ईडी यहां छापा मारेगा, और उसके बाद हम देख रहे हैं उसके घर में छापा मार रहा है। ये तो ऑन रिकॉर्ड, मैं कुछ मतलब क्रिएटिव आर्ट मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं जो ऑन रिकॉर्ड फैक्ट है वो ऑन रिकॉर्ड, आपको फुटेज भी आप मिल सकता है, आप सर्च कीजिए ना गूगल में। तो ये जो है, और ईडी के उस दिन जो स्टेटमेंट आया था उसमें ना प्रतीक जोशी के बारे में कुछ लिखा था, कोल स्कैम सब कुछ था, लेकिन किसने कहा कि ये जो हवाला, ये कोर्ट में जाने के पहले ही वो बोला था बीजेपी के लीडर, और हर चैनल में पक्ष में जाके, जो नड्डा जी ने नहीं किया। नड्डा जी ने एकदम ईडी के बारे में नहीं बोला, लेकिन ये बीजेपी के लोग ईडी नहीं बोल, ईडी को बोलने दो ना, इट इज ईडी वर्सेस ममता हो रहा है, तो बीजेपी शांत रहे। बीजेपी को तो स्ट्रेटेजिकली बोलना चाहिए था जो अमित शाह जी ने बोला था। तो इसका मतलब अमित शाह मोदी जी का जो लाइन है, नड्डा जी का जो लाइन है, और स्टेट बीजेपी जो कर रहे हैं वो अलग है। तो दैट मीन्स यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजी ऑल्सो प्रॉपरली। आप तो इमोशनली चार्ज होके, जब सीबीआई कोर्ट में जाके चार्जशीट देगा और उसमें अगर लिखा रहेगा कि प्रतीक जोशी, क्योंकि देखिए ये प्रतीक जो है वो आईपैक का को फाउंडर है, फाउंडर पीके था, तो पीके की खिलाफ भी हुआ था। अभी ममता क्या बोल रहा है, ममता बोल रहा है कि 10-20 साल का पुराना वो डॉक्यूमेंट यहाँ टीएमसी का अभी वॉर रूम है, वहां ईडी के लिए हम लोग बना के सजा के, एकदम मतलब दामाद आ रहा है उसके लिए अच्छा खाना बना के हम रखेंगे, और वो आके बोलेगा ये है तुम्हारा चार्जशीट का इनपुट हमें मिल गया है, बल्ले बल्ले करके वो कोर्ट चला जाएगा। तो ये तो एक अजीब स्टाइल है। मैं आपको कह रहा हूँ पार्थ चैटर्जी के खिलाफ कितना हुआ था, पैसा देखा, रुपया देखा, उनके जो दोस्त के जो डांसर, वो जो फुटेज है, वो जो महिला, ये सब एक परसेप्शन क्रिएट किया था। उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में टीएमसी भयंकर जीता है, और उसके बाद अभी क्या हुआ, पार्थ चैटर्जी को बेल मिला है और वो आजाद है अभी वो रैदर ममता को परेशान इसीलिए हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि अगर हम कोर्ट में अगर हमको कोई दोषी नहीं हुआ है तो हमको इस बार असेंबली इलेक्शन में टिकट भी मिलना चाहिए, हमको पावर में आना चाहिए। तो ये इट हैज बिकम ए प्रेशर। वो अगर जेल में अभी भी रहते तो शायद ममता के लिए सुविधा होता। तो ये ज्योतिप्रिय मुरली, अनदर फूड मिनिस्टर, बेल मिल गया। तो ये लोगों को मन में क्या हो रहा है कि चुनाव के पहले ईडी, चुनाव के बाद बेल, और ममता जीत रहे हैं। तो इस बार चुनाव में क्या होगा वो विजय जी मैं प्रेडिक्ट करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ना मैं पोलस्टार हूं ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, नहीं, लेकिन मैं रॉन्ग स्ट्रेटेजी ऑफ बीजेपी बोल रहा हूं। यस, ठीक है। तो ईडी की बात ही हम करते हैं। टेक्निकली ये कहना तो ठीक लगता है कि ईडी जो है वो इंडिपेंडेंट संस्था है और वो काम कर रही है, होम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली या परसेप्शन वाइज तो ममता जी खास तौर से ये साबित करने में या मजबूती से पक्ष रखने में तय हो गई है कि ईडी मतलब बीजेपी, ईसी मतलब बीजेपी, सीबीआई मतलब बीबीआई, बीजेपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो बिल्कुल ये बोले हैं है, इसमें बीजेपी कहां पहुंचेगी, पहली बात तो। दूसरा जो ईडी वाली जो सारा मसला हुआ, बीजेपी उसको समझ रही है जो दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं कि भाई ममता जी वहां चली गई, गलत काम किया, सरकारी कामकाज में दखल किया, फिर ईडी भी चली गई कोर्ट में। तो ये सब क्या है, इससे क्या देखिए मैं ये कहूंगा कि एक एस्पेक्ट है जुडिशियल, उसमें जुडिशियल हियरिंग जो है वो हाई कोर्ट में जो डेट डिले कर दिया, तो ईडी ने अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अभी वो दिखा जाएगा कि तो जो जुडिशियल एस्पेक्ट है उसमें भारी गंभीर एक सवाल है कि कैन ए चीफ मिनिस्टर वो अपना, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली सरकार एक ही है, सेंटर एंड द स्टेट, वो एक्चुअली बेसिकली डबल इंजन ही है कॉन्स्टिट्यूशनली।
कॉन्स्टिट्यूशन उसमें में तो गवर्नमेंट पॉलिटिकल पॉलिटिकल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिंगल डबल का मतलब है कि इट्स ए कंसिस्टेंसी ऑफ द फेडरलिज्म। तो यस, आप चीफ मिनिस्टर है, आप प्राइम मिनिस्टर है, ये तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ये जुडिशियल इशू है। ममता कह रहे हैं कि आई डिडंट गो एज ए चीफ मिनिस्टर, हम पार्टी प्रेसिडेंट के, पार्टी के ओके, चेयरपर्सन के नाते गए थे, और हमको कोई हवाला स्कैम मैम वो तो इन्वेस्टिगेशन करता रहेगा, वो ममता आने के बाद भी हियरिंग इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट था, ऐसे नहीं है कि एनफोर्समेंट के रोका गया है ना। एनफोर्समेंट में उस समय ममता बनर्जी को रोका, और शुभेंदु अधिकारी को बोलना नहीं चाहिए था क्योंकि वो ईडी का स्पोक्समैन नहीं है, लेकिन उसने कहा ईडी इसीलिए नहीं रोका क्योंकि अगर रोकते ममता को तो संदेश खाली जैसे इंसिडेंट हो जाता। तो ऑन बिहाफ ऑफ ईडी लीडर ऑफ द वाइस ऑपोजिशन बोले हैं, ये मैंने खुद सुना है। लेकिन मेरा कहना है कि ममता, वो तो कोर्ट ठीक करेगा कि ममता बनर्जी 2 पुलिस ऑफिसर क्यों गए थे। तो वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब पॉलिटिकल रैली भी करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस में भी जाते हैं, तो तो एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं, एज ए पार्टी लीडर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो हमारा सबका है, कोई पार्टी का नहीं है, लेकिन पार्टी ऑफिस में ही इज अ पार्टी लीडर। तो उस समय भी एसपीजी जाते हैं, उस समय भी पुलिस के लोग जाते हैं, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। तो हम यस, जो गए थे, हमारे साथ पुलिस जाके तो कोई स्नैच नहीं किया, वो तो वेट किया। तो दिस देयर वाज नो कॉन्स्पिरेसी, ये ममता का कहना है। मैं इसमें जजमेंटल नहीं हो रहा हूं, वो ठीक, कोर्ट का फैसला है। वो लेकिन कोर्ट आप देखेगा। जो सवाल कर रहे हैं, जो आम जनता के मन में इस समय, इट हैज बिकम एंटी ममता, और भाजपा के ईडी का रोल लेके भाजपा के पक्ष में चला गया है ओपिनियन। और जो देखिए, वोट एक होता है प्रो ममता, एक होता है एंटी ममता, एक फ्लोटिंग वोटर भी बहुत बड़ा होता है। अगर सर्वे किया जाए, ऑलरेडी सर्वे हो रहा है, कुछ रिपोर्ट हमको भी पता है, जो टीएमसी करा रहे हैं, पता नहीं है बीजेपी भी जरूर कराएगा, कि आम जनता में 80% से भी ज्यादा लोग, 90, लगभग 90% लोग सोच रहे हैं, अगर आप पूछेंगे किसी को ईडी न्यूट्रल और ईडी इज कंट्रोल्ड बाय दिल्ली बीजेपी, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द जो वोटर या वोटर, पीपल, वो ममता को वोट देगा या नहीं देगा, वो दैट इज नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ईडी इज न्यूट्रल और नॉट। यहां हाथ रख के बोलिए तो बोलेगा न्यूट्रल तो नहीं है। वो जो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, वो कांग्रेस के कंट्रोल में था। अच्छा, अब इस ईडी का स्टेटमेंट और जो अंडरस्टूड कॉपीज ऑफ द मीडिया, यस, इसमें भी दोनों फर्क है। इसमें हम बहुत जल्दी क्विकली एक घटना बता रहा हूं। जी, उस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर, बोफोर्स केस चल रहा था, सीबीआई वाज माय बीट। उस समय सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पुराना ऑफिस था, एक स्पोक्समैन भी था, ही वाज वेरी एफिशिएंट एक्टिव स्पोक्समैन, हम नाम नहीं ले रहे हैं, वो अभी भी है, रिटायर्ड है। तो हम लोग जाते थे, तो सवाल क्या, हम लोग पत्रकार है, सवाल करना हमारा अधिकार है। हम लोग कहते थे अच्छा, ये जो बोफोर्स स्कैंडल में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये जो चिट्ठी विट्टी आ रहा है वो समय, ये आपको क्या लगता है कि राजीव गांधी चोरी किया है? क्या क्या है इसमें वेदर, क्योंकि स्लोगन हो गया है वीपी सिंह का, गली गली में शोर है राजीव गांधी चोर है, लेकिन यस, हमको ऑफिशियल स्टोरी करना है। तो सीबीआई स्पोक्समैन उस समय कहते थे कि investigation is on. What you are asking, all these issues we are investigating. So in the midst of investigation, we are not ruling out any possibility. और यस, इमीडिएटली हम तो मतलब एकदम आईएनएस बिल्डिंग में आके पहले स्टोरी कर देता था कि राजीव गांधी के बोफोर्स खिलाफ जो चोरी का इल्जाम है, उसमें सीबीआई, सीबीआई जांच कर रहा है। अभी भी ये नहीं कहा जाता है, सीबीआई इज आल्सो नॉट सेइंग दैट ही यस, हैज नॉट टेकन मनी, ये यस, सीबीआई भी नहीं बोल रहा है। और आने के समय वो स्पोक्समैन बोलते थे कि मेरा बाईलाइन मत देना, ये कोर्ट मेरा, नहीं है, ये हाँ, ऑलवेज इट वाज मैंडेटरी, इट्स ए प्रोटोकॉल, हमको सोर्स, लिखना है सीबीआई सोर्सेस। सीबीआई तो सोर्सेस, ये जो क्लोज टू सोर्सेस ये जो था, आज भी ऐसे ही हो रहा है कि सीबीआई क्लेम्स, अगर वो कोर्ट में चार्जशीट देता है ठीक है, वो तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर अंडरस्टूड कॉपी कि सीबीआई सेज,
सीबीआई सोर्सेस, इसमें पॉलिटिकल ओपिनियन बिल्डअप होता है। और इसीलिए एक सीबीआई ऑफिसर रिटायर्ड शांतनु सेन, वो नाइदर बीजेपी नॉर कांग्रेस टीएमसी तो है ही नहीं, वो बंगाली है, उन्होंने एक बोले हैं ऑन रिकॉर्ड कि सीबीआई का ऑपरेशन, उस वो ही वाज वेरी सीनियर, और वो उस समय वो राजीव गांधी का बोफोर्स इन्वेस्टिगेशन, बहुत इन्वेस्टिगेशन में था। उन्होंने कहा कि सीबीआई का या ईडी का कोवर्ट होता है इन्वेस्टिगेशन, ओवर्ट नहीं। ये मीडिया ट्रायल के लिए नहीं। तो अगर ईडी जा रहा है प्रतीक जैन के पास, तो जैसे बहुत कुछ सीक्रेट अभी भी ऑपरेशन तो होता है, दिल्ली में होता है, हर जगह, तो ये भी आप आराम से कीजिए ना, मीडिया को जागरूक करके, ये जो जाना तो हल्ला करके। तो जो शांतनु सेन ने बोला था कि इट शुड बी कोवर्ट, और पहले एक चीज आपको भी पता होगा कि सीबीआई और एनफोर्समेंट अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करता था। ईडी का इतना जलवा नहीं था उस समय, वो असिस्टिंग वो रोल था। अभी मुझे अरुण जेटली जी ने मुझे पहले समझाया, ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर, ये बहुत अच्छा डिसीजन मोदी जी का था कि सीबीआई का हर इन्वेस्टिगेशन में ईडी रहेगा मैंडेटरी, और ईडी का हर इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई आएगा, क्योंकि सीबीआई का क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ मोस्ट ऑफ द केसेस फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होता है जो ईडी देखेगा, और ईडी का ऑल फाइनेंशियल केस में कुछ ना कुछ क्रिमिनलिटी रहता है। तो इसे वेरी वेरी प्रूडेंट मोदी गवर्नमेंट ने जो किया है, मैं इसके साथ कंप्लीटली आई एग्री विद दिस थिंग। लेकिन इसको ओवर्ट करना, और उसके बाद देखिए बोफोर्स को समय से यही जो कांग्रेस ने किया था वही बीजेपी के समय देख रहा हूं कि ये जो स्टोरी, आई नॉट यूज द वर्ड प्लांट, लेकिन जो स्टोरी हो रहा है उसमें क्या होता है, अल्टीमेटली बोफोर्स में क्या प्रूव हुआ, क्या नहीं हुआ, वो तो हमको सबको पता है ना। लेकिन ये जो एक लंबी समय, एक लोकसभा चुनाव में वीपी सिंह भी आ गए थे, बोफोर्स का प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन बोफोर्स गांधी तो बन गए उसके परसेप्शन में। जो मिस्टर क्लीन था 84 में, वो 89 में बोफोर्स गांधी बन गया था। तो ये आज अभी तक ममता पैसा ले रहे हैं, ये फुटेज तो नहीं मिला। बीजेपी के लोगों को पैसा लेने का फुटेज भी देखा है हमने, बंगारू लक्ष्मण टू शुभेंदु अधिकारी। लेकिन ममता को अगर ये लोग थीफ प्रूफ कर सकते थे, डॉक्यूमेंट, परसेप्शन, वो तो मीडिया से भी अंडरस्टूड कॉपी भी नहीं हुआ कि सीबीआई क्लेम्स ममता हैज टेकन मनी, ये स्टोरी अभी तक सीबीआई ने भी नहीं कर पाया। तो मुझे लग रहा है कि पब्लिक ओपिनियन में बीजेपी अगर दिल्ली का रोल को थोड़ा सीमित रखे, तो ममता वेरी टैक्टिकली शी हैज मेड दिस वॉर, दिल्ली वर्सेस ममता। और विजय जी, बंगाली ना, ये उचित है या अनुचित उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन एक रेडिकलिज्म का डीएनए है जो एंटी दिल्ली है। yes, ये हम लोग बोलते हैं ना जी, ये बहुत खाता है ये स्टोरी, बहुत मतलब এটা खाबे खूब भालो, मतलब ये बहुत चलेगा ये स्टोरी। इसका मतलब, हाँ, मतलब नेहरू का जोक है कि नेहरू आए थे विधान राय के साथ, विधान राय रिसीव किया, तो विधान राय के गाड़ी में ले लिया, तो गाड़ी में जब जा रहे थे उसमें किशोर कुमार का एक मूवी रिलीज किया था, दिल्ली का ठग, तो वो हर लैंप पोस्ट में था, दिल्ली का ठग आ रहा है, दिल्ली का ठग कमिंग सून। तो नेहरू वाज वेरी ह्यूमरस, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर था। वो विधान राय को पूछा कि आई होप दिस ऑल दिस पोस्टर्स आर नॉट फॉर मी, तो बोला कि नहीं नहीं, ये तो किशोर कुमार का मूवी आ रहा है दिल्ली का ठग। तो ये जो परसेप्शन ना कि दिल्ली का ठग आ रहा है, और ममता अभी क्या कर रहे हैं, डेलिबरेटली, नथिंग पर्सनल, मोदी जी को और अमित शाह जी को एक्चुअली ही रेस्पेक्ट्स ऑल्सो, क्योंकि ये क्या है, जब लड़ाई होता है तो रेटोरिक्स में मत जाइए, रेटोरिक्स में हम ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, वो आम जनता के लिए है, और वो कभी कभी इशू होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन बेसिकली एंटी दिल्ली डीएनए को वो लेफ्ट ने भी क्या किया था, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वो सरकारिया कमीशन, फ्रेट इक्वलाइजेशन, कितना बड़ा बड़ा इशू हंगामा हुआ था, और बंगाली को मतलब वो दो रानी होते हैं ना, हाँ, एक राजमहिषी होते हैं, एक बेचारे नेग्लेक्टेड गरीब रानी, तो हमारे ये जो राजा का दो रानी अगर है, ये तो गरीब रानी जो है उनको तो वो पैसा नहीं देता है। तो ये शी इज कनेक्टिंग ऑल द इश्यूज एंटी दिल्ली,
और उसमें बीजेपी क्यों उस ट्रैप में, बीजेपी के ट्रैप में ममता फंसे हैं, हाँ, या बीजेपी जो ट्रैप बिछाया था उसी में उसमें खुद ममता उसको उसको यूज करके स्ट्रीट स्मार्टनेस, वो अपना जो जलवा, मतलब वो शी इज बेसिकली रानी झांसी बाई, हम तो यस, करेंगे, और ये पब्लिक को अच्छा लगता है। रास्ते यस, में रोकने से, बंद करने से अगर पब्लिक नाराज होता है, तो इतना बंद करके तो धरना और बंद, पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट क्या हुआ मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, इस वो अलग इशू, वो तो इशू ही नहीं बना। वो अलग इशू। लेकिन ये जो पश्चिम बंगाल में सीपीएम ने जो बंद कल्चर किया था, और ये जो रास्ते में लोगों को तो परेशानी होता है, जी, लेकिन दिल्ली के खिलाफ जब होता है तो दिल्ली के खिलाफ फिर लोग ज्यादा जाते हैं, और वो बंद, हड़ताल, जुलूस उसको मान लेते हैं। तो जी, बीजेपी, अच्छा अच्छा, बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ नहीं है कि ममता का आज ये जो नैरेटिव, एंटी दिल्ली वो नैरेटिव दस, को काउंटर करने के लिए स्टेट बीजेपी का वो नहीं है। वो बीएलओ के साथ जो बीएलए देता है, आप एकदम ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूं, बीजेपी बीएलए नहीं दे पा रहा है, जी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। इसीलिए अमित शाह जी ने इस बार रैली नहीं किया। उन्होंने जी, कहा रैली होगा, बार बार होगा, मोदी जी आएंगे, हम भी आएंगे, लेकिन पहले तो भैया तुम ऑर्गेनाइजेशन करो। संगठन तो को इसीलिए बनाइए, उसने बताइए। क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीटिंग किया, अलग अलग से मीटिंग किया, दिलीप घोष को क्यों बाहर रखे हो, उसको ले आओ, आरएसएस के साथ मीटिंग करके कोऑर्डिनेशन, जो बहुत लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो अमित शाह जी ने कंसंट्रेटेड ऑन द माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ द इलेक्टोरल इश्यूज ऑफ बीजेपी। और ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक तुमने बोला था 1 करोड़ के ऊपर तुम्हारा पार्टी का मेंबरशिप ड्राइव होगा, क्या कितना हुआ पता कीजिए, करोड़ तो दूर की बात है, लाख में रह गया। तो अगर आज ममता का जो जुलूस है, रैली है, उसको काउंटर करके बीजेपी ने जो किया था धर्मतला में, उसमें तो कोई ज्यादा लोग नहीं आया था। तो अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, मास स्ट्रेंथ जब तक है, वो अगर आप इरोड नहीं कर पाएंगे, तो वो थ्रू ईडी, थ्रू वो नहीं है। सीबीआई आप मास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकते। थ्रू जी, गवर्नर, all these institutions rather, institutions, mass is not connected with the institution, that is the issue. सर इस सवाल को यदि मैं ऐसे पूछूं कि क्या मतलब, स्ट्रेंथ पर तो अलग करूंगा मैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के लोग अपनी पार्टी समझते हैं? मतलब बांग्ला में जो एक मर्जर होना चाहिए, सोच में, थॉट प्रोसेस में, क्या बंगाली लोग बीजेपी को अभी अपनी पार्टी के तौर पर देखते हैं, समझते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी इज ए सक्सेस स्टोरी। क्यों? आज ये स्पेस, अपोजिशन स्पेस, तो कम्युनिस्ट का लेना था। वो तो ले लेफ्ट लिया। से ममता, वो कम्युनिस्ट कहाँ है? एक भी एमएलए भी आज नहीं है। और उसका रिवाइवल के बारे में लोग, बहुत सारे लोग मेरा इंटरव्यू लेने के समय पूछते हैं कि कैन लेफ्ट रिवाइव। मैंने कहता हूं कि लेफ्ट हिंदुत्व के इशू में, वो अगर इफ यू आर ए लेफ्टिस्ट, इफ यू आर ए कम्युनिस्ट, देन ऑफिशियली और ये, एकदम आपको बोलना पड़ेगा हम नास्तिक है। यस, क्योंकि कम्युनिस्ट और थीस्ट ये नहीं चलता है। नहीं अगर चलता। आपको मार्क्सिस्ट होना है, तो इसका मतलब है कि सीपीएम हैज टू चेंज इट्स। अच्छा, सीपीएम को जो बोलता हूं कि आपको तो अभी आस्तिक हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी अभी तो आपको दीवार का अमिताभ बच्चन भी ऊपर में मंदिर तक चला गया था लास्ट सीन में। तो अभी ये लास्ट सीन में आप भी ऊपर में मंदिर में जाइए ना। बीजेपी को कहता है कि अगर वो हम करेंगे तो हम भी तो कांग्रेस या एनी अदर सेंट्रिस्ट पार्टी हो जाएगा ना। हमारा आइडेंटिटी तो डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म में है, जो नास्तिक है, फिलोसॉफी है। तो आप इस समय हमारे पूरा ये जो सोवियत कम्युनिज्म तो नहीं है, फॉरेन एलिमेंट्स नहीं है। तो अभी तो वो तो वाजपेयी जी का किताब था, द फेमस बिट्रेयर, चाइना यस, का इशू में। तो यस, आपका वो रोल आप पूरा इरेज करके अगर आप नया सीपीएम करेंगे, विश्वासघातक सीपीएम लिखा था वाजपेयी जी ने, तो वो अगर आप नेशनलिस्ट, हिंदू ये सब करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि हमारा अपना आइडेंटिटी नहीं रहेगा। तो खत्म हो। इसीलिए इट्स ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ द लेफ्ट। वो बहुत टाइम लगेगा, वो लॉन्ग टर्म इशू है। ये चुनाव में मैं 1-2 एमएलए बढ़ेगा, वो अलग बात है, हो सकता है, वो भी पता नहीं है क्या होगा। लेकिन लेकिन ये स्पेस कांग्रेस को क्यों नहीं मिला? कांग्रेस का स्पेस ममता ने ले लिया। हाँ, तो कांग्रेस, इसीलिए ममता कांग्रेस के साथ एडजस्टमेंट, सीट एडजस्टमेंट नहीं, करने में इतना इच्छुक नहीं है। क्योंकि जैसे मायावती भी कांग्रेस के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगा, तो मायावती को लगता है कि हरिजन वोट जो है वो चला जाएगा कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस से ही हमने ये लिया था।
तो ये कांग्रेस से जो ममता अभी अलग से, वो दैट इज द कांग्रेस ना, और ये रीजनल पार्टी है। इसीलिए हमारे यहाँ अमरा बंगाली, जैसे तेलुगु देशम हुआ है, कोई बंगाली देशम नहीं हुआ, क्योंकि ये अमरा बंगाली देशम तो ममता है, ममता है। पहले पहले लेफ्ट था। हाँ। तो ये जो बंगाली देशम, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तो ना सीपीएम ना ऑल इंडिया कांग्रेस वो नहीं कर पाया, तो बीजेपी ने किया है। तो द ऑपोजिशन स्पेस, एक ऑपोजिशन स्पेस तो होगा ही, जो हर इंसान तो प्रो ममता नहीं है, और नहीं। परसेंटेज में बीजेपी के साथ टीएमसी का ज्यादा अंतर भी नहीं है। नहीं है। तो इसीलिए ममता इज वेरी केयरफुल कि टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वोट इस बार। इसीलिए देखिए इतना मंदिर, इतना हिंदू, वो जो स्टिग्मा है कि बेगम ममता, उसको वो हटा। स्टिग्मा से हटा है। तो अभी इस समय बीजेपी का सक्सेस स्टोरी मैं मानता हूं, और उसमें बीजेपी वर्सेस ममता है। लेकिन आप जो लास्ट सवाल किया ना, दैट इज द मेन इशू। बीजेपी हैज टू बी बंगालीज पार्टी। यस। आप यूपी में जिस तरीके से जय श्री राम बोल के आप काली मंदिर में ठनठनी में अमित शाह जी को लेके गए थे, तो कम से कम ठनठनी कालीवारी इसे 18 सेंचुरी का इशू, रामकृष्ण परमहंस जब गए थे, यस। तो वहां तो कम से कम जय मां काली बोल के आपको स्वागत कीजिए, क्योंकि ये अमित शाह जी के हाथ में नहीं है। अमित शाह जी ने तो गए हैं। लोकल जो movement को बीजेपी के वर्कर्स को नेचुरल एक होता है कि जय श्री राम बोलने से वैसा वो जय मां अरुण काली। जेटली ने एक बार अरुण जेटली ने बोला था कि हम उमा भारती चीफ मिनिस्टर थे, पूरा लंबी 1 घंटा का भाषण दिया, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, जीडीपी इतना समझा, कोई ताली नहीं हुआ, जय श्री राम लास्ट में बोला तो पूरा रैली में जोश आ गया। तो उमा भारती एक गो माता को स्पर्श किया, बोलता अरुण जी आप गो माता को स्पर्श कीजिए, ये फोटो आना चाहिए, आप इतना वो साउथ दिल्ली टाइप होके मत रहिए। तो वो उन्होंने हाथ लगाया। तो ये जो बीजेपी का, मैं समझ सकता हूं ये साइकोलॉजी वेरी मच, बिकॉज आई एम Yes. वेरी क्लोज ऑनलुकर ऑफ बीजेपी। वो Yes. जैसे लॉन्ग लिव नवंबर रेवोल्यूशन, यस। ये बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बोला था कि कहाँ है नवंबर रेवोल्यूशन, कहाँ है, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं और पार्टी वर्कर अभी भी लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन बोलता है। तो ये लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन या जय श्री राम, ये आपका पॉलिटिकल स्लोगन है। लेकिन बंगाली के मन में जाने के लिए कम से कम ठनठनी काली बारी में तो काली माता की नाम लो। तो अच्छा, और अमित शाह जी ने काली माता का पूजा आज नहीं, वो तो कामाख्या में भी जाते थे, हाँ। और कालीघाट में कितने बार आते हैं। तो ये जो टैक्टिकली यू हैव टू प्रोजेक्ट, और आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। ये जो गलत स्पेलिंग, गलत बंगाली, जो ये अलग वो भी भाषा है ना, हाँ, तो ये इसमें, और भाषा जो है ना अपने आप को कनेक्ट कर देनी, फिर वो उससे लगता है कि आप उसमें नहीं हैं। और सर उसमें एक जो नुकसान होता है ना, वो नुकसान डीप होता है, आपको पता यस। नहीं चलता है। वो गांव गांव में पहुंचा जाता है कि दे आर नॉट अटैच टू द बंगाली कल्चर। इवन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन इशू में भी होता है। वो भी बड़ा इशू है। यस। सर नंबर को जो आप कह रहे हैं वो फैक्ट है कि भाई फिनोमिनल ग्रोथ है बीजेपी की 3 to 77। हाँ, ठीक है ना। लेकिन अभी मेजोरिटी से तो 77 दूर है। बहुत दूर है, जैसे अमित बहुत शाह दूर जी है। ने कहा कि पिछली बार उन्होंने 200 का नारा दिया कि 200 सीट जीतेंगे, और वो 1/3 पर आ गए 77 पर, और अब उन्होंने कहा 2/3। तो 200 से 1/3 और 2/3 में तो बहुत डिस्टेंस है। इसको मैं एक ऐसे एग्जांपल से कहता हूं कि विजय त्रिवेदी की मैथमेटिक्स कमजोर थी। पहले वो 2 + 2 = 8 बोलते थे। अब आजकल ठीक जयंतो जी ने सिखाया तो 2 + 2 से 6 पर आ गए। तो प्लस तो कोई फर्क पड़ता है? 2 + 2 नहीं देखिए, नहीं होगा तब तक तो करेक्ट नहीं होगा ना। नहीं देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, मैं आपके साथ सहमत हूं। ये जो एरिथमेटिक ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्शन। आपको याद है ना, हम लोग वाजपेयी मैजिक कितना तब किया था, यस। तब भी किन एरिथमेटिक का विक्ट्री हुआ था ना। यस। तो आपको उसमें वाजपेयी जी ने जीता नहीं था, हम लोग हाँ। पूरा जिता दिया था। तो यस। अभी क्या है, अभी पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी ने जो बोल रहे हैं उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ही इज द जनरल ऑफ द पार्टी। जब नहीं, जंग उनका के बोलना समय ठीक है। वो मैं जो असिस्टेंट मिलिट्री है, जो वो खुद क्यों कहेगा कि हमको पता है नहीं। हाँ। एक्चुअल रियलिटी, वो एरिथमेटिक मुझे पता है, हम इतना वीक इन मैथमेटिक्स नहीं है। लेकिन उसको कहना है क्योंकि उसको वर्कर्स को मोबिलाइज करना है कि हम That I जीतेंगे, understand. But वी बात शैल और ओवरकम, वी शैल इसमें ओवर। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, मैं उसके साथ सहमत हूं
एंड ममता बनर्जी ऑल्सो नोज इट वेरी वेल। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर ब्लॉक में, ये जो आईपैक में इतना क्यों रिएक्शन, क्योंकि आईपैक इज डूइंग ए लॉट ऑफ पार्टी वर्क्स, और वो हर ब्लॉक में जाके ना 3 महीने के 6 महीने के सर्वे करता है। मतलब किसी को चुनाव में टिकट देना है, मुझे उसका पता पूरा है, इसीलिए बोल रहा हूं इंटरनली, कि पहले पता था कि उसको नहीं दिया जाएगा। उसको आईपैक का टीम जाके बोला कि आपको बहुत ये नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं, ये आप ठीक कीजिए उसको। फिर 3-4 महीने के बाद उसको इम्प्रूव किया, बोला आपका इम्प्रूव हुआ, लेकिन अभी आपको पार्टी वर्क और बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए आप म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन के इशू में, आप चेयरमैन हैं लेकिन आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है, वो पब्लिकली इतना नहीं आया, लेकिन आप रिजाइन कर दीजिए, और हम लोग बोलेंगे कि आप पार्टी वर्क के लिए काम आप करें। छोड़ दिया, बहुत बड़ा त्याग हुआ आपका, और पार्टी में आपको समय देना पड़ेगा क्योंकि भाजपा अभी कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ, अभी उसमें फिर 6 महीने गया, 6 महीने में उसको लगा कि हमको तो म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैनशिप चला गया, अभी वो भी पार्टी में चला हमको ये एमएलए भी नहीं बन पाऊंगा, टिकट नहीं मिलेगा। तो वो बढ़िया से काम वाम करके 6 महीने में इंप्रूव किया। तो अभी उन्होंने उसके कहा कि पास अभी हो गए। आपको टिकट मिलेगा, चांस बढ़ गया है। और आईपैक का जो डॉक्यूमेंट ममता बोल रहे हैं ना, उसमें क्या है, उसमें आप बहुत लोग बोल रहे हैं कि लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट कैसे वहां रहेगा, अभी वो तो ममता और अभिषेक ठीक करेगा। मैंने कहा कि मुझे पता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। वो आईपैक क्या करता है, वो एक सजेशन देता है, रिपोर्ट कार्ड उसमें है। उसमें 3 नाम है स्ट्रोक देके, और वो रिपोर्ट जाएगा। तो वो जो प्राइमा फेसी जो रिपोर्ट है, इवेल्युएशन है हर कैंडिडेट का, हर, वो अगर बीजेपी के हाथ में चला गया तो स्ट्रैटेजी, इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी कोई लिखा रहता है, लेकिन उसमें मान लीजिए कोई फरवरी में 1 फरवरी बजट है, पश्चिम बंगाल में भी तो बजट का होगा स्टेट में, तो उस समय पॉलिटिकली जो कितना बढ़ेगा, जो जैसे नीतीश कुमार ने 10,000 जो अनाउंस किया था, तो इतना लग ऐसे अगर कोई फाइनेंशियल अनाउंसमेंट का अगर कोई प्रपोजल जो आईपैक ने दिया है वो वो उसको है, ध्यान में रखिए। तो वो तो भाजपा को पता नहीं है, हमें पत्रकार के नाते हमें भी पता नहीं है। वो कोर्ट में भी ममता नहीं दिखा सकते कि देखिए, तब भी वो लीक हो जाएगा। वो आडवाणी जी को पूछता था व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, वो जवाब देते थे इफ इट इज स्ट्रैटेजी आई कैन नॉट डिस्क्लोज इट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो सवाल ही गलत था कि स्ट्रैटेजी क्या है। तो स्ट्रैटेजी भैया, स्ट्रैटेजी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताएंगे, जी, तो बताने के लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी होती है। थोड़ी होता है। तो ये अगर वो पब्लिक हो जाए, पब्लिक डॉक्यूमेंट में आ जाए, तो ममता, इसीलिए उसका एक नी जार्क रिएक्शन नीजर रिएक्शन, उसको लगा सब हुआ। कुछ खेल खत्म हो जाएगा। हाँ, वो भाजपा का ये टारगेट है। वो कोल और इस इशू में उसको कोई, इससे वो डरती अगर प्रतीक जैन मान लीजिए जेल में भी चला गया वो भी कोई हाइपोथेटिकल, तो उसमें ममता बनर्जी इज नॉट गिल्टी, या ममता अभी तक इतना स्कैम हुआ, ममता उसमें को तो ममता टारगेट अब नहीं कर पाया। शी यस नोज इट वेरी वेल। तो इसीलिए मुझे पता है कि व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ आवर रिफ्लेक्स एक्शन दैट डे। यस। सर एक सवाल और जो आजकल मतलब वैसे भी वेस्ट बंगाल में होता ही है, माइनॉरिटी वोट को लेकर, घुसपैठिया को लेकर और हुमायूं कबीर को लेकर, ये तीनों मिलकर क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, मुर्शिदाबाद के हैं हुमायूं कबीर, मुर्शिदाबाद में 22 सीट है, और वो एक डिस्ट्रिक्ट है जहां मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है। 2 डिस्ट्रिक्ट है जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, जैसे मालदा। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि मुस्लिम का जो पॉपुलेशन 30% है बीजेपी का, वो हर डिस्ट्रिक्ट में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हाँ, वो तो ऐसी अलग जगह है जहां 3% मुस्लिम है, 20% है, 10% है। ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ बंगाल में, ये मुस्लिम मेजोरिटी है। एक मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट में जो मुस्लिम का एटीट्यूड होता है, वो एक मेजोरिटेरियन एटीट्यूड है। जैसे हिंदू मेजोरिटेरियन एटीट्यूड हम लोग कहते हैं, जहां माइनॉरिटी मुस्लिम है, एक मुस्लिम, जैसे बांग्लादेश में हम देख रहे हैं। यस तो ये जो मुर्शिदाबाद में है, हुमायूं कबीर का जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें एक मुस्लिम मेजॉरिटी माइंडसेट है, जिसमें एक फंडामेंटलिस्ट फोर्स का जो ताकत दिखाने का एक अपॉर्चुनिटी रहता है।
और वो भी देखिए, वो जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है भरतपुर, वहां इतना फॉल्ट लाइन नहीं है हिंदू मुस्लिम, वहां सॉलिडारिटी है। और इसीलिए वो जहां बेलडांगा, जहां हिंदू मुस्लिम एक कॉन्फ्लिक्ट का हिस्ट्री है, और उसी जगह वो भारत सेवाश्रम संघ का जो महाराज कार्तिक महाराज, जो बहुत भोकल अभी बीजेपी के लिए रैली वैली भी करना चाहिए, वो बेलडांगा में ही है उसका जो स्पेस। तो मुझे लगता है कि कुछ सीट जो है 21 में बीजेपी का शायद एक सीट अभी है, हुमायूं कबीर खुद एमएलए अभी भी है, लेकिन चुनाव में मुर्शिदाबाद में बहरमपुर भी है, और बहरमपुर अधीर चौधरी का है, और कांग्रेस का थोड़ा रिजुविनेशन हुआ है क्योंकि एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट इज मालदा, जहां बरकत गनी खान चौधरी के जो नीस है वो अभी तृणमूल का राज्यसभा में खत्म होने वाला था, अभी उसके पहले वो आ गए टैक्टिकली। तो कांग्रेस का अगर कुछ सीट बढ़ेगा, कांग्रेस 0 है असेंबली में, तो कांग्रेस का अगर सीट बढ़ेगा वो एंटी ममता हो सकता है, लेकिन वो प्रो बीजेपी होगा। अगर कांग्रेस का सीट बढ़ेगा तो बीजेपी का सीट और कांग्रेस का सीट तो एक साथ एक मुस्लिम एरिया में, तो इसीलिए एग्जैक्टली क्या होगा वो देखने लायक है। लेकिन हुमायूं जो है वो बीजेपी कॉन्टेस्ट किया था, अगर वो नहीं करते, आज जो स्ट्रेटेजी बीजेपी लिया है कि हुमायूं को बीजेपी के साथ एंट्री नहीं रहा है, वो हुमायूं को भी मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और हुमायूं इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, दैट इज अ बेटर स्ट्रेटेजी। और ये जो ओवैसी जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये ओवैसी उर्दू भाषी है, और मालदा मुर्शिदाबाद बंगाली मुस्लिम है, तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग डिस्कनेक्ट है। और वो जो इमाम है कलकत्ता का, टीपू सुल्तान मस्जिद का इमाम या नखोदा मस्जिद का इमाम, ये हैदराबाद के जो इमाम है उसमें भी बहुत इंटरनल उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और इसीलिए वो आना भी ज्यादा नहीं चाहते हैं। एक तो स्टेटमेंट भी कर दिया कि हम पश्चिम बंगाल नहीं, अभी हम यूपी में ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन हुमायूं बहुत कोशिश कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि 1-2 सीट अगर वो लेते हैं, पता नहीं है अल्टीमेटली क्या होगा। लेकिन ऑलरेडी एक मुस्लिम पार्टी है जो साउथ बंगाल में, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द न्यू मुस्लिम पार्टी, क्योंकि 2 मुस्लिम पार्टी हो जाए इसमें 2 दुकान हो गया। और अभी हुमायूं बोल रहे हैं तुमको हम 1 सीट दे देगा, तो वो कह रहे तुम कौन होते हो कि हमको नॉर्थ बंगाल में 1 सीट देना, हमको तो बहुत सारे सीट। तो अभी हम एक्चुअल मुस्लिम पार्टी है, हमारा एक एमएलए भी है असेंबली में, और हम तुमको बोलेगा कि कितना सीट देगा। तो ये मुस्लिम का झगड़ा में बीजेपी का फायदा भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग अगर वो मुस्लिम लड़े और ममता, लेकिन ममता क्या कर रहे हैं, ममता का स्ट्रेटेजी क्या है? ममता ये जो नैरेशन मीटिंग में बोल रहे हैं कि आप भाजपा को जीताना चाहते हैं, अगर नहीं चाहते हैं, आप मुस्लिम हैं, अगर आप भाजपा को नहीं जिताना चाहते हैं, तो ये मुस्लिम पार्टी के चक्कर में मत पड़ो। ये मुस्लिम पार्टी का ये जो सिलसिला है ये भाजपा का है, और भाजपा इसमें परेशान होकर अभी बोल रहे हैं कि हुमायूं जो है ये ममता का प्लांट है, और वो मुस्लिम वोट बाद में वो ममता के साथ चला जाएगा। ये भी काउंटर कैंपेन बीजेपी कर रहे हैं यहाँ। तो इसीलिए इसे वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। लेकिन कुछ सीट अगर नॉर्थ बंगाल में हुमायूं को मिला, नॉर्थ बंगाल नहीं मतलब मुर्शिदाबाद में अगर 2-4 सीट मिला, पैन बंगाल लीडर हुमायूं नहीं है, उसका कोई पकड़, कोई परिचिति तो नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शुरू किया वाजपेयी जी के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो मतलब बंगाल से रहे, सारा कुछ हुआ, लेकिन बीजेपी का बंगाल कनेक्शन तो बहुत ज्यादा है। हेडगेवार यदि आरएसएस के हेड हैं तो वो अनुशीलन समिति और कोलकाता के साथ ही ट्रेंड हुए, ठीक है। वो मेडिकल कॉलेज में पढ़े थे, मेडिकल कॉलेज में पढ़े, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, यस कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, और वो बेलूर मठ में जाके सन्यासी होने के लिए गए। वही मैं कह रहा हूँ, गुरुजी जो है गोलवलकर वो वहां पर है, रामकृष्ण मिशन से सन्यासी बनना और विवेकानंद के गुरु भाई के साथ गुरुजी, हम गुरुजी के बारे में बोल रहे थे, बड़ा है जिसको अभी बीजेपी। लेकिन क्या वो ये जो बंगाल कनेक्शन है हिस्ट्री का, वो बीजेपी को कहीं पर प्रेजेंट में लाकर खड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहा? उसमें एक प्रॉब्लम है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम जो बीजेपी को एड्रेस अगर बीजेपी ठीक से कर पाते, उसमें एक आइडियोलॉजिकल इशू है। कभी कभी हम लोगों को लगता है आइडियोलॉजी बहुत दूर की इशू है, जो हमारे डेली लाइफ में उसका कोई असर नहीं है, एक्चुअली वो नहीं है।
एक्चुअली हमारे डेली लाइफ में वो आइडियोलॉजी। जैसे आइडियोलॉजी इज ए ईथर वेव, दिखाई नहीं देता है। लेकिन देखिए, रामकृष्ण और राम मोहन टू रामकृष्ण, ये जो बंगाली डीएनए है ना, ये राम मोहन राय का नाम ज्यादा बीजेपी नहीं लेते हैं, रैदर उनको ब्रिटिश का दलाल वलाल बहुत लोग बोलते हैं। इसमें इसमें बंगाली दुखी होते हैं, क्योंकि बंगाली को लगता है कि राजा राममोहन राय वो सबसे पहले जो उपनिषद 12 वॉल्यूम, बंगाली को पता नहीं था, वो इतना संस्कृत में मधुसूदन सरस्वती, और उनको उपनिषद को बांग्ला में लाना, और दूसरी तरफ वो दारा सुको ने उपनिषद एक लिखा था, अल्लाहपनिषद, वो भी राममोहन रॉय ने उसको ट्रांसलेशन का काम सब किया। तो ये वो जो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दीन इलाही, और वो ब्रह्म थे, उनके जो था कि हम एंटी ब्रिटिश, लेकिन हमको सुपरस्टिशन नहीं। तो उसमें ना सावरकर लाइन और रिफॉर्मिस्ट। राजा राममोहन लाइन, ये सब जो इश्यूज हैं, इसमें भाजपा को टैक्टिकली बंगाली डीएनए के लिए थोड़ा ज्यादा प्लुरलिस्टिक अप्रोच, ज्यादा मतलब जो यूपी में क्या होता है उसमें, या बिहार में भी, बिहार इज ए नेबरिंग स्टेट, लेकिन Yes. कल्चरली कंप्लीटली डिफरेंट। डिफरेंट है। तो बंगाली का ना, देखिए बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि रामकृष्ण परमहंस इस्लाम में भी मंत्र लिया था। वो हर रिलीजियन में ना 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 3 महीने, और उस समय वो खुद क्रिश्चियन बन जाते थे, खुद अपना अलग अलग गुरु भी था, और उसके बाद उसके ऊपर पूरा किताब विताब, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। वो बीजेपी के लोग पढ़ सकते हैं, वो मस्जिद में भी उस समय जाते थे, नमाज भी करते थे, बेलूर मठ में भी वो एक मस्जिद है। और आपको बता रहा हूं, मुझे पता है एक ईरानियन साधु है बेलूर मठ में, उसका मोर देन 80 ईयर्स ओल्ड नाउ, 85 होगा, वो डॉक्टर थे, वो पेरिस में सेटल्ड थे, वो रामकृष्ण मिशन एज ए मॉन्क ज्वाइन किया, पहले ब्रह्मचारी 10 साल रहना पड़ता है, तो वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं। और बेलूर मठ के अंदर वो जो मॉन्क्स क्वार्टर है उसमें डॉक्टर है, इसीलिए बाकी जो बुजुर्ग मॉन्क्स हैं उसको हेल्थ का इश्यूज वही देखते हैं, ही इज द इंचार्ज डॉक्टर ऑफ द रिटायर्ड मॉन्क्स क्वार्टर इन द बेलूर मठ। तो ये अगर आप ये बोलेंगे तो इस्लामाइजेशन, हम फंडामेंटलिस्ट नहीं हो जाते हैं। यस। इस्लाम हम रामकृष्ण मिशन में तो दास पोक मोहम्मद भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो दैट डजंट मीन। तो बीजेपी में तो मुझे हमें समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर अब किसके बनाया था वाजपेयी जी को, वो नहीं रहे, वो मुस्लिम थे। मुस्लिम। तो ये मुझे पता नहीं है कि ये जो परसेप्शन ना बीजेपी इज एंटी मुस्लिम, और इसमें हिंदू वोट आ जाएगा, बंगाली हिंदू एंड लखनऊ हिंदू एंड पटना हिंदू, इसमें आपको वेस्ट बंगाल चैप्टर एक अलग होना चाहिए। हम सिकंदर वक्त का बात कर रहे थे उस समय जो बोल रहे थे, आपसे सिकंदर वक्त। लेकिन आपने एंटी मुस्लिम और ये कहा, लेकिन एक और करेक्टर जो हिंदू है उसमें भी बीजेपी का कंफ्लिक्ट आपको लगता है? वंदे मातरम पर जब जो बात हुई, वो क्या ममता बनर्जी बंकिम वर्सेस रविन्द्रनाथ टैगोर बना रही हैं? और हाँ, बना रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है ये इलेक्शन में इशू नहीं है, और रैदर वो वंदे मातरम ममता ज्यादा बोल रहे हैं। हर मीटिंग में पहले वंदे मातरम स्लोगन नहीं देता था, वो जय बांग्ला बोलता था। अभी हर जगह वंदे मातरम का कैलेंडर हुआ, जितना वंदे मातरम ममता कर रहे हैं अभी, उतना बीजेपी नहीं कर रहे हैं, और वो पार्लियामेंट में वंदे मातरम कर रहे हैं। मतलब कभी कभी लग रहा है कि जैसे बीजेपी के लोग, मुझे एक बार आडवाणी जी ने बोला था, उस समय उमा भारती के जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स थे उस समय, आज नहीं, उस समय उमा भारती के जो वाइब्रेशन, जो आडवाणी जी ने मुझे वो बोला था कि कभी कभी मुझे ममता का जो स्टाइल है उसमें हम समझने के लिए कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये हमारा उमा भारती जैसे है। तो उमा भारती जो फायर ब्रांड हम लोग लिखते भी थे ना, यस, फायर ब्रांड। तो हाँ, वो खुद मुझे एक बार बोला था वाटर रिसोर्स मिनिस्टर होने के बाद, मैंने कहा कि आपको, मैंने कि वो तो हम तो अभी वाटर रिसोर्स में वो पानी से वो आग बुझ गया। तो समय के हिसाब से, लेकिन अभी तक ममता का
बीजेपी ने वो पानी से वो आग नहीं बुझा पाया। अभी बीजेपी का रॉन्ग स्ट्रेटेजी के कारण ममता को जबरदस्ती अभी इस एज में टचिंग 70 उनको अभी तक फायर ब्रांड ऑपोजिशन लीडर ही रह गए। For Right. after 15 years of ruling regime, she is Ruling still an anti-Modi firebrand opposition leader. opposition. It's a very peculiar politics. सर, तो ये जो प्रधानमंत्री जी ने पटना में कहा कि गंगा जो है बिहार से बंगाल तक, गंगा सागर तक पहुंच जाएगी, तो वो बीजेपी की गंगा पहुंच रही है, गंगा सागर। देखिए, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो रेटोरिक्स एंड स्टेटमेंट्स, ये बहुत अच्छा, लेकिन जो मतलब मोदी जी का जो सोच है कितना अच्छा, ही इज एक्चुअली द प्रूडेंट पॉलिटिशियन ऑफ दिस कंट्री। Yes. ये बीजेपी के राज्य बीजेपी ये समझ नहीं पा रहा है, ही इज कनेक्टिंग गंगा Yes. with Hindi heartland to Bengal. बंगाल। से मास्टर स्ट्रोक, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना है ना। देखिए, बंगाली नर्मदा को ज्यादा जानते नहीं है। नर्मदा परिक्रमा होता है, नर्मदा माई के पास गंगा जाती है साल में एक बार, हाँ। लेकिन बंगाली को अब नर्मदा के बारे में ज्यादा नहीं है। लेकिन गंगा हमारे यहाँ भागीरथी हो या गंगा सागर जो भी है, गंगा मतलब हमारे लिए एकदम कंप्लीटली वी आर ऑल्सो। तो गंगा इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। Yes. तो बीजेपी ये तो मैं कहता हूं कि इसे मास्टर स्ट्रोक। लेकिन मोदी जी सीएम कैंडिडेट ऑफ बंगाल नहीं है। मोदी जी ममता के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मोदी जी जो आपको दिया है ना, अब बोलिए, ये गंगा का जो इशू मोदी जी ने बोला है, आप क्रॉस चेक कीजिए, वेस्ट बंगाल के बीजेपी के जो लीडरशिप है वो अभी तक कितने बार इसको जिक्र किया। ये हर मीटिंग में ये गंगा गंगा गंगा, जय गंगा माई, और ये गंगा हमको जोड़ेंगे, ये गंगा जो आ रही है, हाँ, वो जरूरत पड़े तो वो राज कपूर का गाना सुना देंगे, जिस देश में गंगा बहती है। लेकिन वो किया नहीं ना, ये किया नहीं। तो वो ईडी और सीबीआई और भतीजे और ये सब लेके, जिसमें लोग कह रहे हैं कि तुम जबरदस्ती पावर, क्या बोल रहे हैं आप जानते हैं? वो जो ईडी गए थे उस दिन, मैंने वो रास्ते में जा रहे थे, तो वो एक टीचर है, वो कादे झोला वाला, तो मैंने बोला ईडी वीडी गए हैं। बोला देखिए एक्चुअली क्या है, अगर आप एग्जाम में पास नहीं कर पाएंगे, आपको पता है, तो क्वेश्चन पेपर स्नैच करने के लिए टीचर के घर में ही चला गया। तो अब मैंने सोचा, तो जो ममता जो बोल रहे हैं और ये जो, तो इसका मतलब है कि मन में लोगों को ये लोग विश्वास कर रहे हैं कि तुम जीत नहीं पा रहे हो, सीधे अंगली से तुम घी नहीं पा रहे हो, तो तेरा में वो घी निकालना है। बंगला में कहावत है, पता नहीं हिंदी में है या नहीं, हम लोग बंगला में बोलता है, जो सोजा अंगुले घी उठे ना, बैका अंगुले तुलता है, मतलब सीधे अंगली से अगर घी आप नहीं ले सकते हैं तो आपको टेरा था। तो ये बीजेपी ये करने का कोशिश कर रहा है, दैट इज द परसेप्शन। लेकिन बीजेपी का तो एक्चुअली गंगा का जो इशू है, बीजेपी को बोलना चाहिए इट्स अ रेनेसा सिटी, ये डिजेनरेटेड हो गया है कल्चरली। अभी हम बंगाली को रिवाइव करने के लिए बंगाल रेनेसा को, इट विल बी अ सेकंड रेनेसा आफ्टर 2026। कल्चरल नेशनलिज्म ले आइए, ये तो आपका इशू है। दीनदयाल उपाध्याय को इस्तेमाल कीजिए जरूरत पड़े तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बंकिम बाबू को लाने का जरूरत ही नहीं होगा, आपको दीनदयाल जी काफी है। लेकिन वो सब नहीं करके आप ईडी के लाइन में जा रहे हैं। मुझे लगता है आरएसएस भी ये चाहते नहीं है। मोहन भागवत जी आए थे ना यहाँ, मोहन भागवत जी बीजेपी के साथ 1-to-1 मीटिंग नहीं करते हैं, और वो एक मैक्रो पर्सपेक्टिव देते हैं, हिंदुइज्म, हिंदुत्व। तो अभी क्या है, अभी एक डिबेट भी कलकत्ता क्लब में अभी हो रहा है, आज ही है, उसमें है कि हिंदुइज्म ऑफ बंगाल इज कॉम्बैटिंग द हिंदुत्व। दैट इज द डिबेट आज हो रहा है कलकत्ता में। तो ये डिबेट तो आरएसएस यही कहते हैं कि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदुइज्म एंड द बंगाली हिंदुइज्म, बिहारी हिंदुइज्म, ऐसे नहीं होता है। हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व
देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। और वो कह रहे हैं हर जगह जाके मोहन भागवत जी कि आरएसएस के प्रिज्म से देखिए, बीजेपी के प्रिज्म से आरएसएस को मत कोशिश कीजिए। तो ये सब तो भाजपा के पश्चिम बंगाल के नेता नहीं बोल रहे हैं ना। मोहन भागवत जी जो बोल के जाते हैं, मोदी जी जो बोले उसका फॉलो अप स्टोरी तो नहीं करते हैं। चलिए, अच्छा है, देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा आता है और बहुत इंसाइट जो है ना, देखिए जो मन में मेरा है मैं बोल देता हूँ, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा सर ये नहीं लगेगा, अच्छा लगने की लेकिन बात दिल खोल के आपसे बात करता हूँ। और खासकर आप पुराने मित्र हैं, जी। बहुत सालों हम एक साथ पत्रकारिता किया है। आपके मतलब दिनरात जी को भी हम बहुत श्रद्धा करते थे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ध्यान रखिए।